मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 8 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी के और रिलेटेड फैक्ट। यह सेशन डेली सुबह 6 बजे होता है, मॉर्निंग सेशन होता है। सो दोस्तों, यह सेशन सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो, चाहे पीएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे स्टेट पीएससी हो या फिर अदर कोई एसएससी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम्स या फिर यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, चाहे जिस भी राज्य का, चाहे केंद्र का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो वनडे एग्जाम्स के इंडिया लेवल में, तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन यह रहने वाला है। साथियों, डेली 6 बजे आप हाजिर हो जाया करें। दोस्तों, अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो दिन में 1 से 2 बार, कम से कम 2 बार आप इसे अगर देख लेते हैं तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। साथियों, जैसे ही आपके सामने कोई प्रश्न आएगा इससे रिलेटेड तो आप तुरंत उसको लगा सकते हैं, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बशर्ते आप डेली इसे फॉलो किया करिए। तो चलिए हम लोग आज का पहले प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है साथियों? हाल ही में किस संस्था द्वारा रेंज प्रतियोगिता पर दूसरा आई डबल ट्रिपल ई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? साथियों, यह किया जा रहा है डीआरडीओ द्वारा। अब हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, डीआरडीओ के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं आई ट्रिपल ई क्या है। दोस्तों, आई ट्रिपल ई का मतलब हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। याद रखेंगे साथियों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट्स, जितने भी फुल फॉर्म्स होते हैं वो भी आपको याद रहना चाहिए। याद रखेंगे क्या हमने बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। दोस्तों, दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी वस्तुतः आयोजित किया जा रहा है। ये चीज़ याद रखेंगे, किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है तो बताएंगे डीआरडीओ द्वारा। सम्मेलन का आयोजन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म यही होता है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रयोगशाला एकीकृत एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर चांदीपुर, कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में दोस्तों। उसके द्वारा किया जा रहा है, उड़ीसा से, डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा से इसका परीक्षण किया जा रहा है। इसके ही अनुसंधान प्रयोगशाला में इसका उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D एंड चेयरमैन डीआरडीओ जी सतीश रेड्डी द्वारा दोस्तों किया जा रहा है। यह आयोजन दुनिया भर के वक्ताओं की मेजबानी करेगा जो टेस्ट और रक्षा प्रणालियों के मूल्यांकन से संबंधित कई विषयों में अपनी तकनीकी उपलब्धियों को प्रस्तुत करेंगे। साथियों, याद रखेंगे दोस्तों, यह इस प्रकार का सम्मेलन होता है कि कुछ जैसे कि बहुत सारे रेंजेस की मिसाइल्स आते हैं, उनके ऊपर बातचीत होगा, बड़े बड़े ऑफिसर्स देखेंगे उसे और अपना एक तरह से उस पर कोई चीज़ अगर उसमें चेंजेस करना है या फिर कोई मटेरियल्स, कोई टेक्नोलॉजीज उसमें बढ़ाना है तो वो सारी चीज़ें उस पर चर्चा होंगी और बाद में उसको फाइनली डिसाइड कर लिया जाएगा कि डिज़ाइन कर लेना है हमें। दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के बारे में आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होना चाहिए। यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन आप कह सकते हैं हिंदी में। ये भारत की राष्ट्रीय रक्षा एजेंसी है। साथियों, डीआरडीओ का मुख्य कार्य होता है भारत के रक्षा क्षेत्र के सामग्री सुनिश्चित कर उसका विकास करना, जिसमें मिसाइल, टैंक एवं एंटी टैंक, तोप, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर आदि अन्य रक्षा सामग्री बनाया जाता है इसके द्वारा। दोस्तों, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 1958 में ही दोस्तों नासा की भी स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, जो आपका यूएसए की स्पेस एजेंसी है साथियों। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था, जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे बता देंगे, डीआरडीओ का भवन नई दिल्ली में है साथियों। तो तेलंगाना में भी इसका एक क्षेत्रीय कह लीजिए, इसका हेडक्वार्टर्स के रूप में छोटा सा संस्था है। दोस्तों, इसके प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं, जो कि सितंबर 2019 से कार्यरत हैं साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया को कौन सा पदक मिला है? साथियों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये बजरंग पुनिया हरियाणा के हैं। साथी, इनके ऊपर अभी कुछ समय पहले केस भी चल रहा था, जिसको फाइनली इनके ऊपर से बरी कर दिया गया है। अन्यथा कर लीजिए, अभी इनके ऊपर चार्जेस हैं, लेकिन इनको प्रूव करना होगा। साथियों, हम बताते हैं आपको, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये सिल्वर से गोल्ड मेडल तक जीत सकते थे, लेकिन बशर्ते कह लीजिए इनका दुर्भाग्य, क्योंकि इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन करते वक्त दोस्तों सेमीफाइनल में हार जाते हैं और इनको
कांस्य पदक इनके हाथ लगता है। दोस्तों बता देंगे जो बजरंग पुनिया है साथियों, ये कांस्य पदक जीतते हैं। इस प्रकार से अगर कांस्य पदक की संख्या, दोस्तों हम आपको किसी दिन सेपरेट वीडियो लाएंगे, जैसे ही 9 अगस्त के बाद, यानी कि 9 अगस्त के बाद जैसे ही ओलंपिक खत्म होता है, क्योंकि ओलंपिक जो पूरा का पूरा चला है दोस्तों 23 जुलाई से 9 अगस्त तक, यानी कि 18 दिन चला है। तो ये भी याद रखने योग्य है, आपके लिए याद रखना है साथियों। 18 दिन पूरा का पूरा आपका ओलंपिक चला है दोस्तों। 41 साल बाद आपको पता है हॉकी में भी जीत मिला है हमें दोस्तों। मनप्रीत सिंह जो हॉकी आपके कैप्टन है हॉकी के दोस्तों, जो आपकी महिला हॉकी है दोस्तों सेमीफाइनल में हार चुकी है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। यह बात आपसे पूछा जा सकता है महिला हॉकी किस स्टेप पर हारी है और किस देश से हारी है, तो सारी चीज़ें हम आपको एक सेपरेट ओलंपिक में देंगे दोस्तों। एक हमने कल शॉर्ट वीडियो बनाया था दोस्तों, किसके ऊपर, जो कल स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों भाला फेंक में, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं चोपड़ा जी की कहानी, पूरी हिस्ट्री उनकी है शॉर्ट वीडियो में, 2 शॉर्ट वीडियो हमने दिया है, आप आ जाएंगे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया के बारे में दोस्तों। ये दोस्तों 65 किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं, याद रखेंगे। कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव पर 8-0 से जीत के बाद ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक इन्होंने जीता दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों इन्होंने केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और रवि कुमार दहिया के बाद पुनिया ओलंपिक पोडियम पर समाप्त होने वाले छठे भारतीय पहलवान बन गए हैं साथियों, याद रखेंगे। इस साल का अगर देखा जाए कुश्ती में ये दूसरा पदक होगा, पहला पदक आपको पता होना चाहिए दोस्तों रवि कुमार दहिया ने जीता है, उनका भी पदक दोस्तों कांस्य पदक ही था, और इनका भी दोस्तों क्या है, कांस्य पदक ही है, आप याद रखेंगे, जो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा दोस्तों जिनकी बात हो रही थी दोस्तों, यह पानीपत, हरियाणा के पानीपत के एक किसान के बेटे हैं साथियों। इनकी माताजी एक गृहिणी हैं साथी, याद रखेंगे। इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से हमने बताया हुआ है, शॉर्ट वीडियो में आके देख सकते हैं, और बेहद ही शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया दोस्तों। इन्होंने जकार्ता जो एशियाई गेम हुआ था जकार्ता 2018 में, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था साथियों। दोस्तों इनके साथ स्वर्ण पदक आपके हिमा दास भी जीती थी, जकार्ता एशियन जो आपका 2018 में हुआ था साथियों। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक ओलंपिक 2020 में जीता है, तो बता देंगे दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों इनका जो भाला की जो फाइनल में, जब इन्होंने फाइनल में आकर भाला अपना फेंका तो कितने मीटर तक भाला फेंका, यह आपसे पूछा जा सकता है, बता देंगे 87.85 मीटर तक इन्होंने भाला अपना फेंका है दोस्तों। मतलब कि बहुत तेज़ी के साथ इन्होंने भाला फेंका अपना, और इसी के साथ इनको भारत का पहला स्वर्ण पदक कह लीजिए दोस्तों, इस सीजन का पहला स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा के नाम हुआ है दोस्तों। इनको गोल्डन बॉय के नाम से इस समय लोग बहुत ज़्यादा चर्चा में है, यह गोल्डन बॉय के नाम से साथियों, याद रखेंगे। चलिए यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, इन्होंने किसको हराया है, तो बता देंगे दोस्तों इनके जो विपक्षी थे, इनके विपक्षी थे 2 लोग, यानी कि पहला और दूसरा चेक रिपब्लिक देश है एक छोटा सा दोस्तों आपका, उस दोनों जो इनके विपक्षी थे दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर दोस्तों, वही चेक रिपब्लिक के ही दोनों के दोनों थे। यह चीज़ याद रखेंगे जो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ये टोक्यो 2020 में भारत का 7वां पदक है, याद रखेंगे, भारत का 7वां पदक है, जो खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक है। यानी कि दोस्तों निशानेबाज में अभी तक का अगर देखा जाए तो अभिनव बिंद्रा ने दोस्तों नीरज चोपड़ा का मतलब अभिनव बिंद्रा द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, उसके बाद नीरज चोपड़ा द्वारा दोस्तों दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता गया है, ये बात भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ही प्रमाणन कार्यक्रम दोस्तों, है ना, किसने शुरू किया है, कौन सा मंत्रालय शुरू किया है साथियों, बता देंगे बिजली मंत्री, यानी कि बिजली मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया है। आप इसको याद रखेंगे। ऊर्जा मंत्री किस कौन है दोस्तों आपके, तो याद रखेंगे दोस्तों RK सिंह आपके ऊर्जा मंत्री हैं। हम आपको बताते हैं दोस्तों केंद्रीय मंत्रियों की जो चेंजिंग हुआ है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आप देख सकते हैं, चुटकी से सिर्फ 6 मिनट में बनाया गया, आप तुरंत का तुरंत याद कर सकते हैं सेकंडों में दोस्तों। राज्यपाल का भी वीडियो सेपरेट बनाया गया जो चेंज हुए हैं 8 राज्यों का, उसको भी आप सेपरेट आके देख सकते हैं, करीब 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों। करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट बना है टॉपिक वाइज करंट अफेयर, उसमें आके आप देख सकते हैं दोस्तों। हम बताते हैं 8 राज्यों के जो राज्यपाल चेंज हुए हैं दोस्तों, याद रखेंगे कौन कौन से, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगनभाई पटेल, हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर, गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य साथियों, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के थे, झारखंड के दोस्तों रमेश बैस जो कि पहले त्रिपुरा के थे, मिजोरम के हरि बाबू कंभमपति जो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। नए मंत्रिमंडल में कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि पीयूष गोयल पहले आपके रेलवे मंत्री थे, लेकिन हाल ही में दोस्तों इनको कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया है और उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय इनके पास आ गया है दोस्तों। अश्वनी वैष्णव को रेलवे मंत्रालय IT सेक्टर पूरा
दे दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, महिला जो आपका कपड़ा मंत्रालय था पहले स्मृति ईरानी के पास था, लेकिन इनसे लेकर पीयूष गोयल के पास चला गया है दोस्तों। याद रखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। शहरी विकास आवास मंत्रालय किसके पास है? या फिर पेट्रोलियम मंत्रालय किसके पास है? तो बता देंगे हरदीप सिंह पुरी के पास है। दोस्तों पेट्रोलियम मंत्रालय पहले धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था, लेकिन अभी फिलहाल में धर्मेंद्र प्रधान जी के पास शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय है। दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? दोस्तों बता देंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। पहले यह मनसुख मंडाविया के पास था, अब मनसुख मंडाविया के पास क्या है? दोस्तों बता देंगे स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। दोस्तों बात करेंगे आयुष मंत्रालय, बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय किसके पास है? बताएंगे सर्बानंद सोनोवाल के पास है। दोस्तों यह पहले सर्बानंद सोनोवाल कहाँ थे? दोस्तों बता देंगे यह असम के पहले चीफ मिनिस्टर थे। दोस्तों याद रखेंगे, जो आपसे पूछा जा सकता है। अभी कौन है दोस्तों असम का चीफ मिनिस्टर? आप कमेंट करेंगे, फटाफट साथियों कमेंट कर दीजिए। दोस्तों एमएसएमई सेक्टर के मंत्रालय कौन है? नारायण राणे हैं दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि नए बने हैं। ऊर्जा मंत्रालय अभी हमने आपको बताया आरके सिंह है दोस्तों। कानून मंत्रालय किरण रिजिजू के पास है। पहले किरण रिजिजू के पास दोस्तों खेल मंत्रालय था, अब खेल मंत्रालय किसके पास है? तो साथियों आप बता देंगे अनुराग सिंह ठाकुर के पास है साथियों। इसके साथ सूचना मंत्रालय भी इनके पास है, प्रसारण मंत्री भी इनके पास है, मतलब प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है साथियों, अनुराग सिंह ठाकुर के पास। दोस्तों संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी के मामले के मंत्रालय कौन है? जी किशन रेड्डी हैं दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है, और आगे अगर चर्चा होगी तो आप देख सकते हैं, आके प्लेलिस्ट में आकर सारा देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। अन्यथा आप डेली सुनते रहिए, इस तरह से आपको याद हो जाएगा 100%, सिर्फ सुनने से याद होगा। 2 से 3 बार हमारे कहने से, हमारी बात अगर आप मानना चाहते हैं दोस्तों, याद करना चाहते हैं, आप 1 से 2 बार, हम बता तो रहे हैं 1 से ज़्यादा, यानी कि 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी, बिल्कुल भी रट जाएंगी। आपको देखते ही आंसर टिक करेंगे आप, 100% गारंटी के साथ करें। दोस्तों जो विजुअलाइजेशन होता है आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, करंट से भी ज़्यादा। जैसे कि हार्स पावर होता है ना 746 हार्स पावर, है ना, होता है ना 1 वाट बराबर, तो इस प्रकार से मतलब 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने आप को, मतलब आपके दिमाग का बहुत ज़्यादा हार्स पावर होता है दोस्तों। इस चीज़ से, इस वजह से आदमी को विजुअलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, मैपिंग से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, चित्र देखकर बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आप इस तरह इसको 2 से 3 बार सुनिए, 100% गारंटी है आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू करने के लिए रवाना हुआ है साथियों? तो बता देंगे भारत का। दोस्तों भारत का आईएनएस, भारत का ही स्वदेशी दोस्तों आईएनएस विक्रांत पहला समुद्री परीक्षण शुरू करने के लिए रवाना हुआ है। साथ ही याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है भारत का। दोस्तों आईएनएस विक्रांत नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया था, इसको याद रखेंगे, डायरेक्टर ऑफ नेवल डिजाइन, इसका नाम है डीएनडी, द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से में बनाया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। यह पूछा जा सकता है कहाँ बनाया गया था? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों, इसको मतलब यह बनाया गया था। दोस्तों अगर बात किया जाए आईएनएस विक्रांत में 75% दोस्तों, 75 यानी 75% स्वदेशी सामग्री लगी हुई है। इससे पूर्व नौसेना कमान में शामिल किया जाएगा, इसे पूर्वी नौसेना कमान में से शामिल किया जाएगा दोस्तों। याद रखें अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, अगस्त 2022 तक, अगस्त चल रहा है, अब इसको शामिल कर लिया गया। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस देश में मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल सम्मान मिला है? दोस्तों यह किस देश का है? तो बता देंगे दोस्तों, यह भूटान का है। किस देश का है दोस्तों? भूटान का है। दोस्तों आपको भूटान के बारे में हम एक अमेजिंग तथ्य बताते हैं, जो आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों भूटान पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो कि निगेटिव कार्बन उत्सर्जित करता है, मतलब यहाँ पर फैक्ट्रीज, यहाँ पर गाड़ी मोटर्स, मतलब इंजन जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले कार्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल का मतलब नाम मात्र के हैं, ये चीज़ याद रखें दोस्तों। वहाँ पे जो लोग सैर करते हैं तो वो लोग जहाज हो गया, बोट हो गया, पानी के रास्ते हो गए, मतलब इस तरह से सैर किया जाता है, मतलब पूरा ग्रीन माहौल है दोस्तों। वहाँ पर नेगेटिव कार्बन उत्सर्जन होता है, इतना समझ लीजिए। अगर वह 2% की बात किया जाए, 2% यानी कि माइनस में होता है यहाँ पर, ये मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इस तरह से, मतलब पहला ऐसा देश है पूरे विश्व में दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग है। कौन है दोस्तों? लोते शेरिंग, याद रखेंगे। भूटान की मुद्रा भूटानी नगुल्ट्रम है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात किया जाए इस परियोजना के बारे में, तो इस परियोजना से हर साल 2.4 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर अतीत में बात करें, भूटान और भारत ने सामूहिक रूप से भूटान की जल विद्युत परियोजना क्षमता को बढ़ाकर 12,000 मेगावाट करने की संकल्पना किया है दोस्तों, लगभग 2030-2035 तक। बात करें दोस्तों ब्रूनेल मेडल अवार्ड किसे दिया जाता है दोस्तों, तो बता देंगे ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर में जो भी
कंपनियाँ होती हैं, संगठन होती हैं, जो प्रमुख परियोजनाएँ होती हैं, उनको दिया जाता है। साथियों याद रखेंगे, इस बार का 2020 संस्करण का मंगतेछू जल विद्युत परियोजना को दिया गया है, जो कि भूटानी है साथी। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो आप याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि पहली बार यह स्टार्ट हुआ है और पहली बार ये भूटान में किसी जल विद्युत परियोजना को दिया गया है दोस्तों। क्योंकि छोटा सा देश है दोस्तों, इसके पूरे मतलब कि पूरा इसका रक्षा प्रणाली किसके हाथ में रहता है दोस्तों? भारत के हाथ में होता है। ये चीज़ याद रखेंगे। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों, याद रखेंगे। ऊपर इसके तिब्बत है और नीचे भारत है। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया साथियों? आप बता देंगे। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों, जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा बहुत ज़्यादा इसको प्रोत्साहन किया गया था, इसको प्रमोट किया गया था साथियों, जिससे कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा रोजगार आया और बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा हमको जो हमारे रोजगार हैं अंदर ही के अंदर ही रह जाएँ, बाहर न काम करने जाएँ। जो टैलेंट है भारत में ही रहे, बाहर विदेशों में न जाए। तो यह महात्मा गांधी जी द्वारा बहुत ज़्यादा इस पे काम किया गया था। यह 7 अगस्त को मनाया जाता है साथियों, याद रखेंगे। इसकी संरक्षित करने के लिए, मतलब हथकरघा जो उद्योग है, उसको विरासत के रूप में भारत को मिला हुआ है। तो बुनकरों, जैसे बुनकर हो गए, बुनकर को सम्मानित करने के लिए एक तरह से कह लीजिए, उनको चिन्हित रूप में महात्मा जी द्वारा उनको उनके सम्मान में गांधी जी के इसको मनाया जाता है दोस्तों 7 अगस्त को। ये चीज़ याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में मोटो जीपी की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है साथियों? बता देंगे। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर साथियों कौन बने हैं? तो बता देंगे दोस्तों, कौन बना है? जॉन अब्राहिम को बनाया गया साथियों। आप इसको याद रखेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब कि एक तरह से उसका वो क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के लाभांशु शर्मा ने जीता केसरी कुश्ती दंगल? साथियों बता देंगे, ये उत्तराखंड के हैं। किस राज्य के हैं दोस्तों? उत्तराखंड राज्य के हैं। अब उत्तराखंड के बारे में आपको बताएंगे ही, पहले हम बता देते हैं आपको लाभांशु शर्मा जी के बारे में। दोस्तों लाभांशु शर्मा जो है उत्तराखंड का आज ही नहीं, केवल यही पुरस्कार पाकर नहीं दोस्तों, इसके पहले उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते। अगर बात करेंगे 20 साल बाद लाभांशु ने यह पुरस्कार जीता है दोस्तों। सूखे को तोड़ दिया है, मतलब जो सूखा था उसको तोड़ कर और राज्य के लिए एक खिताब इन्होंने नाम मतलब कर दिया है। अगर बात करें इन्होंने अभी तक कितने खिताब जीते हैं दोस्तों, बता देंगे। राज्य स्तर पर 15 स्वर्ण इन्होंने जीता है, राष्ट्रीय स्तर पर 10 पदक इन्होंने जीता है दोस्तों। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 रजत पदक जीते हैं साथियों। इस वजह से बहुत ज़्यादा ये फेमस हैं और आज से नहीं, बहुत पहले से अपने राज्य का नाम रोशन करते आ रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और पुष्कर सिंह धामी दोस्तों, ये कौन है वहाँ के आपके सीएम हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें देहरादून में सौगम में डैम बन रहा है, सूर्यधर झील भी देहरादून में ही बन रहा है दोस्तों। दोस्तों बात करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका गठन दोस्तों 1936 में हुआ था। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर दादाजी नेशनल पार्क है, सोना नदी पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों बात करेंगे फूलों की घाटी, यहीं पर स्थित है, फूलों की घाटी दोस्तों यहीं पर स्थित है। अगर बात करेंगे ई ग्रंथालय की शुरुआत भी यहीं पर हुआ था। फूलदेई त्यौहार, हरेला पर्व यहीं पर मनाया जाता है साथियों। महिलाओं के लिए मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य यही बना था दोस्तों। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी के लिए यहीं पर लॉन्च हुआ था दोस्तों। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल यहीं पर लॉन्च हुआ था। भारत का पहला लाइकेन पार्क यहीं पर बना था दोस्तों, बन रहा था, अब हो सकता है पूरा बन चुका होगा। स्मृति पहल का उद्घाटन यहीं पर हुआ था दोस्तों। ई ग्रंथालय, हरेला पर्व, फूलदेही त्यौहार यहीं पर मनाया जाता है। फूलों की घाटी यहीं पर स्थित है दोस्तों। अगर बात करें लोकसभा की सीट यहाँ पे 5 है, यहाँ के जिलों की संख्या 13 है, राज्यसभा की सीट 3 है, विधानसभा की सीट 91 है। 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था साथियों। इतनी बातें आप याद किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार इस वीडियो को आप फॉलो करेंगे मेरे कहने से 100% सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। बस एक उम्मीद है आपसे, एक रिक्वेस्ट है, आप अगर इससे कुछ सीखते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मतलब शेयर किया करिए, अपने फ्रेंडों को जोड़िए, जो आपके कलीग हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाइए और डेली 1 से 2 बार उनसे बोलिए, देखें अगर उनको अच्छा लगेगा खुद वह जुड़े रहेंगे और डेली वो फॉलो करेंगे जैसे आप फॉलो करते हैं। साथियों अगर बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न के बहुत सारे बच्चे आंसर अच्छे से दिए हैं, बेहद हमको अच्छा लगा। धीरज यादव जी, आप वीडियो देखने लगे, हमको बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह डेली देखिए साथियों, अपने दोस्त को भी जोड़िए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आपसे पूछा गया है। आज का क्वेश्चन अपडेट है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कितने सालों के बाद पहली महिला निदेशक मिली है साथियों? ये आपको बताना है और इसके बारे में जितना जानते हो उतना लिखिए, जिससे कि आपको आपकी जानकारी बढ़े, आपका जानकारी इन्हेंस हो। आप बहुत जब तक आपके सामने स्टूडेंट वर्ड लगा है तब तक आप रिवीजन करेंगे, लिखना नहीं भूलेंगे साथियों। चलिए और सारी वीडियो आप फॉलो करिए। धन्यवाद साथियों।